हेलो, नमस्कार मेरे विद्वान साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ हो। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर रहने वाला है, वो रहने वाला है क्लास 12th विद्यार्थियों के सब्जेक्ट जो हमारा और आज अपन केमिस्ट्री में कौन-सी केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे? साथियों, आज अपन केमिस्ट्री कार्बनिक रस कार्बनिक तब मैं ये कह रहा हूँ कि अपना शुरू ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कौन-सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे बायोमोल्यूल में अपन कहते हैं। चलो वीडियो को अध्याय हमारा क्या है? अध्याय वो है हमारा आज का जो बायोमोलिक्यूल। तो सबसे पहले अपन इस शब्द की चर्चा कर लेते हैं कि भई वो बायोमोलिक्यूल है, इसका अर्थ क्या है? आप सभी विद्यार्थी इसकी हेडिंग डाल लें, जैव अणु। जैव अणु। जैव अणु सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले वो जटिल कार्बनिक यौगिक क्योंकि जीवन क्योंकि जीव आधार होते हैं। सजीवों के बॉडी में पाए जाने वाले वो जटिल कार्बनिक यौगिक जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड तो जीवन का मूल आधार होता है। तो लाइफ का आधार होता है। मूल आधार होने का मतलब ये है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अब ये होते कौन-कौन थे? सुनना भाई, कौन-कौन से होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम्पल आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, वो याद रखने हैं। तो अपन बात करेंगे पोषक तत्व कौन-कौन से होते हैं? क्या-क्या योग दूसरे अपन इस चैप्टर में बात करने वाले हार्मोन्स। इन 2 टॉपिकों के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर क्या है आपका बेस्ड है। ठीक? तो दोबारा आपके साथ एक बार फिर परिचर्चा कर देता हूँ कि सजियों के शरीर में पाए जाने वाले वो कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड तो कैसे हों? रासायनिक दृष्टि से वो कार्बनिक हों और जो लाइफ का मतलब जीवन का क्या होते हैं? आधार होते हैं। क्या कहलाते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। आया समझ में सर? बिल्कुल। किस-किस की चर्चा करने वाले हैं? अपन इसमें चर्चा करने वाले हैं तत्व की और साथ में अपन बात करेंगे हार्मोन्स की। 2 अपन इसमें टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं पोषक तत्व क्या? या इसी को अपन बोलते हैं
एक टॉपिक आपने सुना होगा या सामान्य बोलचाल में आपने इसको क्या सुन। अब पोषक तत्व मानव शरीर में किस प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश करते हैं पोषण की प्रक्रिया के माध्यम से। पोषक तत्व पहुंचते किस प्रक्रिया के माध्यम से, तो पोषण की प्रक्रिया। पोषक तत्व है मानव बॉडी में पोषण की प्रोसेस के माध्यम से पहुंचते। मतलब आपको सिंपल सी बात ये कहनी है, आप जो खाना खा रहे हो उस खाने में क्या है, पोषक तत्व। और वो पोषक तत्व मानव शरीर में पोषण की प्रक्रिया के माध्यम से क्या करते हैं। समझ में आया सर? बिल्कुल। पोषक तत्व हैं क्या, भोजन का आवश्यक अंग है। एक ये पॉइंट अपने दिमाग में बैठ। पोषक तत्व है फूड का आवश्यक अंग। भोजन पोषक तत्व, अगर किसी भोजन में पोषक तत्व नहीं है, आप मान के चलिए कि वो भोजन क्या नहीं है, भोजन नहीं। अब आगे बात करते हैं, मानव शरीर में पोषक तत्व कितने प्रकार के पाए जाते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। डालते हैं फिर। मानव बॉडी में पोषक तत्व है निम्न दो प्रकार के होते हैं। निम्न दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो अपन देख। सबसे पहले बोलते हैं पोषक तत्व। दूसरे होते हैं पर गौण पोषक। देखो, मुख्य पोषक तत्व है, गौण पोषक तत्व। आप अपने दिमाग में एक बात अच्छे से बैठा लें कि अपन पढ़ने वाले हैं जीव अणु। जीव अणु किसे कहते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड होने चाहिए। उनको अपन क्या बोलेंगे, अपन बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, एक पोषक तत्व है, दूसरा हार्मोन्स। पोषक तत्व मानव बॉडी में पोषण की प्रोसेस के माध्यम से पहुंचते हैं। और मानव में पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जी, एक मुख्य पोषक तत्व है, एक गौण पोषक तत्व। तो पहला हमने लिखा साहब मुख्य पोषक, ये वाला, ये वाला। और दूसरा हमने लिखा जी गौण पोषक। अब सवाल क्या है कि मुख्य पोषक तत्व, आप इसको मुख्य पोषक तत्व क्यों बोलोगे, गौण क्या, गौण में और मुख्य में क्या अंतर है। तो देखो, सुनना सुनना ध्यान से। इनसे मानव बॉडी को एटीपी के रूप में क्या मिलती है भाई, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। दिमाग में बैठा लो, इनसे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और इनसे एटीपी के रूप में ऊर्जा नहीं मिलती है। बस यही अंतर है। समझ में आया? दोबारा सुनो, हैं दोनों ही जरूरी, लेकिन एक से एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है और एक से एटीपी के रूप में ऊर्जा नहीं मिलती है। जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मुख्य पोषक तत्व। देखिए, ये पोषक पोषक अब मुख्य पोषक तत्वों में कौन कौन शामिल है जी। अब देखिए,
सबसे पहले मुख्य पोषक तत्वों में 1 नंबर पर बात करेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की। जी सर। 2 नंबर पर चर्चा करेंगे किसकी? प्रोटीन की। ये भी समझ में आ गया सर। नंबर 3 किसकी चर्चा करेंगे? हम चर्चा करेंगे वसा की। ये कैसे हैं? सुनना, ये मुख्य भी हैं और ऑर्गेनिक भी हैं। और इन तीनों से मानव बॉडी को एटीपी के रूप में क्या मिलती है भाई साहब? ऊर्जा मिलती है। मैं राइट का चिन्ह लगा रहा हूं। राइट के चिन्ह का अर्थ है एटीपी के रूप में क्या मिलती है? मानव शरीर को ऊर्जा मिलती है। ध्यान आया? जी सर बिल्कुल। दूसरा लिखते हैं जी। दूसरा हमने क्या लिखा? गौण पोषक तत्व है। गौण पोषक तत्व है। ये कौन कौन से हैं? तो सुनो, जो जो हैं मैं लिख देता हूं। नंबर 1 पे है आपका जल, ये अपन वाटर कहते हैं। 2 पे क्या है? लवण। मिलेगा, ये आपको मिलेगा खनिज शब्द। खनिज शब्द। जी। और नंबर 3 पे मैं थोड़ा अलग लिख रहा हूँ और कलर भी अलग ले लेता हूँ। क्यों ले लेता हूँ मैं फिर बताऊंगा आपको मैं। एक बार सुने आप केवल, अच्छे से सुने। तीसरा मैं लिखा मैं विटामिन। अलग कलर देने का कारण क्या है? सुनिए। अच्छा, इनको गुण क्यों बोला? पहले तो वो चर्चा कर लेते हैं। गुण क्यों बोला तो सुन। इन तीनों से मानव शरीर को एटीपी के रूप में ऊर्जा कभी नहीं मिलती है। जी बिल्कुल नहीं मिलती है। और सुनो, इन दो की तो हम पोषक तत्वों में चर्चा ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका कारण सुनो, क्यों चर्चा नहीं करेंगे? तो चर्चा भैया इसलिए नहीं करेंगे कि जो दोनों हैं ये कैसे हैं? ये भाई साहब आपके इनऑर्गेनिक हैं। कैसे हैं? इनऑर्गेनिक हैं, सब अकार्बनिक हैं। ये इनऑर्गेनिक है। बचा विटामिन क्या? ये ऑर्गेनिक बचा। ऑर्गेनिक बचा। लेकिन मानव बॉडी से तो विटामिन से किसी भी प्रकार की एटीपी के रूप में ऊर्जा नहीं मिलती। दोबारा सुनिए, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। पूर्ण पोषक तत्व वो होते हैं कौन कौन से? एक तो जल, दूसरा आपका लवण। पहला तो हमने लिखा जल, दूसरा हमने लिखा लवण है। एक खनिज, ये दोनों ही कार्बनिक है। तो पोषक तत्वों की कैटेगरी से तो बाहर नहीं हुए, लेकिन जीवाणु की कैटेगरी से बाहर हो गए, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। विटामिन, विटामिन जरूर कार्बनिक है, लेकिन मानव बॉडी के अंदर कभी भी विटामिन से शरीर को क्या नहीं मिलती? ऊर्जा नहीं मिलती है। क्या आपके समझ में आया? सर बिल्कुल। तो मैं एक नोट करके आपको नोट लिखा देता हूं। वो नोट ये रहा। लिख लीजिए आप अच्छे से। विटामिन, विटामिन्स, विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, परंतु परंतु मानव शरीर को, तो मानव बॉडी को, मानव बॉडी को इनसे, इनसे का मतलब किन से? विटामिन से, एटीपी के ऊर्जा नहीं। अब ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। ऊर्जा नहीं मिल, हाँ, लेकिन विटामिन पढ़ेंगे जरूर अपन। ये पोषक तत्व तो है, लेकिन एटीपी के रूप में ऊर्जा नहीं मिलती। क्या काम आता है ये विटामिन जो है ये करता क्या है शरीर में? रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है बॉडी की। रोगों से लड़ने में हेल्प करता है। पढ़ेंगे विटामिन को भी। आया समझ में?
सर बिल्कुल सर। ओके सर। अपन अब चर्चा करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। किसकी चर्चा करेंगे? सबसे पहले अपन बात करेंगे मुख्य पोषक तत्व, और मुख्य पोषक तत्वों में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? कार्बोहाइड्रेट। हेडिंग डाल लो जी आप भी, डालो हेडिंग अब। ये रहा आपका कार्बोहाइड्रेट, ये हमने हेडिंग डाल दी। है क्या कार्बोहाइड्रेट? तो सुनो, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, और ऑक्सीजन भी होता है, और OH ग्रुप भी होते हैं, और कार्बोनिल कंपाउंड भी होते हैं। तो चर्चा करते हैं। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, युक्त युक्त पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप। क्या मतलब है? पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। सवाल यहाँ पे एक चीज का बनता है कि कार्बोनिल यौगिक हैं क्या? तो कार्बोनिल यौगिक आप दो प्रकार के पढ़ने वाले हो यहाँ पे। एक तो पढ़ने वाले हो नंबर एक एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड को मैं ग्रुप दे रहा हूँ CHO। अब दिमाग में बैठा लो, इसको अपन क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। दूसरा दिमाग में बैठा लो भैया अपना किट्टो ग्रुप। तो ग्रुप, ये दो चीजें अपन देखो। दोबारा सुनो, कार्बोहाइड्रेट जो आपको दिखाई दे रहा है वो सुनो, वो है क्या? तो सुनिए भाई मेरे, आराम से ना बातों को समझिए आप, तुम आपको समझाना। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है साहब? एक तो हाइड्रोजन होता है, जी दिखाई दे रहा है बिल्कुल। साथ में क्या होता है? ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है? ऑक्सीजन होता है किस ग्रुप के रूप में? हाइड्रोक्सी ग्रुप के रूप में। किस ग्रुप के रूप में? हाइड्रोक्सी। और हाइड्रोक्सी का अर्थ क्या है? OH ग्रुप। और साथ में कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप किसे कहेंगे? एक तो एल्डिहाइड, और दूसरा आपका कौन सा ग्रुप? इन दोनों को अपन क्या कहेंगे? अपने दोनों को मिला के यदि किसी अपन कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, सॉरी इसको कार्बोनिल बोलेंगे, और इन तीनों चीजों को अपने एक साथ क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। आया समझ में? जी सर बिल्कुल। एक बात नोट करने योग्य है, आप लिख लो एक बार। कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का, हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का, तीनों का अनुपात बेटा आपको डायरेक्ट याद रखना है। कौन सा भी हो, 1:2:1। MCQ प्रश्न बनेगा ये, ध्यान रह जाएगा? सर बिल्कुल रह जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर लिख लेना, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 100। याद रख लेना, दिमाग पे बैठा लो। कैसा सवाल आएगा ये आपके? सर हमें समझ नहीं आया, समझाओ इसको। चलो भाई समझो। C6H12O6। अब मैं ये कह रहा हूँ, इन तीनों को देखो, इन तीनों में कॉमन क्या है? सर इन तीनों में कॉमन छः छः है। 6 बार निकाल लो, क्या नजर आया साहब? 1 नजर आया,
सर जी 2 नज़र आया और ऑक्सीजन में 1 नज़र आया। अब इसको कैसे लिखोगे? सर जी कार्बन के आगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के आगे ऑक्सीजन और नीचे जो संख्या है वो लिख दो। ये 1, 2, ये 1 और इनके बीच में किस आप है? आप रेशियो को नहीं समझ आ गया? सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये कार्बोहाइड्रेट की एक परिभाषा। एक अलग परिभाषा और बताता हूँ, ज़रा सुनना ध्यान से। ये कार्बोहाइड्रेट शब्द है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन-कौन थे 2 शब्द? देखते हैं। पहला शब्द है इसमें ए, कार्बो। कार्बो का हम लिख रहे हैं। दूसरा शब्द है हमारा हाइड्रेट। कौन-सा शब्द है? हाइड्रेट। हाइड्रेट का अर्थ अपने दिमाग में बैठा लो H2। ठीक है जी? एक बार के लिए मैं कार्बन को मैं मान के चलता हूँ, मेरे पास कार्बन जो है वो मैं कार्बन को X ले रहा हूँ और हाइड्रोजन को मैं Y ले रहा हूँ। दोनों को मिलाओगे, दोनों को जोड़ोगे, केमिकल फ़ॉर्मूला बनेगा क्या? C का X H2O और इसको कोष्ठक में बंद कर देते हैं अपन, यहाँ बाहर लिखा देते हैं। क्या लिखा था? QY लिखा था। ये लो, तो CxH2O y ये किसका रासायनिक सूत्र है बेटा? ये रासायनिक सूत्र है, अपने दिमाग में बैठा लो, किसका? कार्बोहाइड्रेट। आया समझ में? सर बिल्कुल आया। प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र CxH2O यहाँ X क्या है? कार्बन की संख्या और Y क्या है? जल की मात्रा। जल कितना? जल के मॉलिक्यूल्स कितने? और इसको परिभाषा के फॉर्म में क्या लिखेंगे? सुनो, जल योजित कार्बन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। जी सर समझ में आया? बिल्कुल। जल योजित कार्बन को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं और का सामान्य सूत्र आपको याद नहीं रहे, भी मैं लिख देता हूँ। क्या है? एक्स H2 और Y लिख देते हैं। ये इसका क्या है? केमिकल फॉर्म। अब कई बार इस सवाल बच्चों के मन में आता है कि सर कार्बोहाइड्रेट मिलता किसमें? आप सोर्स सुन, कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्स हैं वो ये हैं। जितने प्रकार के तमाम प्रकार के अनाज हैं, अनाज, अनाज में आप ध्यान रख लेना भाई, जैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ, आँख में बैठा, गेहूँ, बाजरा, चावल, ये प्रमुख सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, प्रमुख का। अनाज के अंदर इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों को आपको क्या रखना है, ये जो प्रबल सोर्स हैं और आप इसमें चावल और मैं लिख गवार, फिर कहोगे सर ये। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इसके अलावा तो आप हाँ, इसके अलावा ये अब अपन बात करते हैं दूध की, मिल्क में कार्बोहाइड्रेट होता है, दुग्ध की, दुग्ध में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। सही है, बिल्कुल, बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंगूर में कार्बोहाइड्रेट होता है। जी सर। गाजर में कार्बोहाइड्रेट होता है। गाजर खा रहे हो इसका मतलब आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। खूब सोर्स हैं सर। गन्ना, इंपॉर्टेंट है ये गन्ना, ध्यान रखना। गन्ना, गन्ने को बोलते हैं इक्सू सर। क्या बोलते हैं भाई? गन्ने को इक्सू सरकरा, शुगर कैन, शुगर
ये मैंने क्या बताए हैं कार्बोहाइड्रेट के कौन-कौन से हैं दोबारा सुन लो भाई। हाँ, आपकी दिक्कत नहीं, रिपीट कर देता हूँ। जितने प्रकार के अनाज आपको पता हैं, जितने प्रकार के अनाज हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट है। बाजरा, गेहूँ, चावल, मक्का ये सवाल पूछा गया क्या पाया जाता है? ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट पाया जवार, दूध के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अंगूर के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट अब सवाल ये आएगा अंगूर के अंदर कौन-सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? गाजर के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गन्ने के अंदर भी पाया जाता है। गन्ने को अपन शुगर केन बोलते हैं। दिमाग में बैठा लो ये सारी चीज़ें पाई हैं। ये आप नोट करते जाइए। कुछ एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ, आप अपने अंदर बैठा लीजिए। एग्ज़ाम्पल कई कार्बोहाइड्रेट हैं, उनके कुछ अन्य नाम हैं, आपको वो पे बैठाने हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज़ की। ग्लूकोज़ का जो सामान्य सूत्र है ना भाई, वो है H12। इसको बेटा ब्लड शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लड शुगर। लिख लो इसको ब्लड शुगर। नोट्स बनाने हैं आपको ब्लड शुगर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं सर इसको? रक्त शर्करा, रक्त की शर्करा बोलते हैं इसको, शर्करा बोलते हैं। रक्त की शर्करा। याद रह जाएगा आपको ब्लड शुगर बोलते हैं। ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज़ होता है ना वो ब्लड जो है ना वो आपको कभी आपने जीवन में टेस्ट किया हो तो वो मीठा होता है और उसका मीठा होने का मेन कारण है ग्लूकोज़। जी, बिल्कुल सर। अगला देखें, आप लिखें जैसे मैं लिख रहा हूँ, क्रोज़ और इसका जो केमिकल फ़ॉर्मूला है वो है 12H22O11। ये आप अपने घर में जो चीनी होती है ना सामान्य चीनी, उसको कहते हैं टेबल शुगर को। और वो किस पे होती है? वो किस नाम से जाना जाता है? वो नाम इम्पोर्टेंट है। टेबल शुगर, टेबल शुगर जाना जाता है। ये चिर परिचित अपने घर में किस नाम से? टेबल शुगर के नाम से। और मैं थर्ड लिख देता हूँ यही ना, इसको मैं लिख रहा हूँ स्टार्च, स्टार्च। अब ये स्टार्च जो है इसका सामान्य सूत्र आप अपने दिमाग में बैठाएं C6H10O5 और N। ये जो है ये पाया जाता है आपके अनाज के अंदर जो पाया जाता है वो मतलब आप आटा जिसको बोल सकते हो। आटे के अंदर क्या पाया जाता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? आपका स्टार्च पाया जाता है। आप एक बार दिमाग में अपने बिठा लीजिए एक-एक चीज़ मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ और आपको मैं समझाने क्या जा रहा हूँ। सुनना दोबारा देखिए। ग्लूकोज़ जो है वो पाया जाता है उसका सामान्य सूत्र है पहले तो ये H12O6 और पाया किसमें जाता है? ब्लड में और इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? रक्त की शर्करा के नाम से। तो चलो एक मज़ेदार बात और बता देता हूँ। ना आप जी से ग्लूकोज़ याद रखना और जी से एक शब्द याद रखना ग्रेप्स। ग्रेप्स को क्या बोलते हैं भाई? अंगूर। जी से ग्रेप्स और जी से ही ग्लूकोज़ याद रह जाएगा आपके। और बिल्कुल ईज़ी है। ग्लूकोज़ किसमें पाया जाता है ज़्यादा? पके हुए अंगूरों में। जी सर। अगला देखिए क्रोज़, क्रोज़ सामान्य सूत्र मैंने आपको बताया C12H22O11 और टेबल शुगर और ये किसमें पाया जाता है भाई? ये है ना गन्ने में पाया जाता है या गुड़ में पाया जाता है। और अगला मैंने आपको लिखवाया स्टार्च और स्टार्च किसमें? ये आटे में पाया जाता है भाई आपके। मुझे ऐसे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, आपको आनंद भी आ रहा है। मैं स्लाइड को बड़ा-बड़ा करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसको बहुत आराम से समझ पाएँ। आगे अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस-किस बेस पे है, कैसे-कैसे हम चर्चाओं के साथ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्लासिफ ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैं कार्बो लिख देता हूँ, आप समझ कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूँ। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका वर्गीकरण अपन करते हैं। कितने प्रकार का वर्ग होता है ये कार्बोहाइड्रेट? तो बताइए 3
प्रकार का होता है। 3 प्रकार से अपन बात करने वाले। सबसे पहले अपन बात करने वाले के आधार पर, सबसे पहले बेटा अपन बात करने वाले भौतिक गुणों के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टी। आप अपने सुंदर से नोट्स बना रहे ही होंगे, ऐसी आशा है। गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार, भौतिक गुणों के आधार पर इसमें अपन 2 चीजें देखेंगे। आधार पर कौन-कौन से भौतिक गुणों के आधार पर इसमें क्या होता है? गुणों के आधार पर एक तो होता है, एक में अपन बात करने वाले शुगर की, मतलब शर्करा की। दूसरी अपन बात करने वाले हैं अशर्करा की, अशर्करा को अपन बोलते हैं नॉन शुगर। क्या बोलते हैं? नॉन। तो ये हो गया पहला है, ये सुन लो। मैं फिर हेडिंग डाल रहा हूँ, ये 1 नंबर है। मैं बड़ा 1 लिख देता हूँ, आपको याद रह जाए, रेड पेन से डाल रहा हूँ। पहला तो ये हो गया भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर कितना? 2 प्रकार का। पहला ही कर देते हैं, हेडिंग गड़बड़ ना हो। पहला शुगर, दूसरा दूसरा किसके आधार पे देखने वाले हैं? दूसरा देखने वाले हैं मोनोसेकेराइड इकाई के आधार पर। के आधार पर मोनो इकाई के आधार पर, मोनोसेकेराइड इकाई के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है साहब। कौन-कौन सा? ये भाई अपन बात कर रहे हैं 2 नंबर की, 2 नंबर की। मोनोसेकेराइड इकाई के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। कौन-कौन से हैं? सबसे पहले अपन बात करते हैं मोनोसेकेराइड, दो नंबर पर अपन बात करते हैं डाइसेकेराइड, तीन में अपन बात करने ट्राइसेकेराइड। ये 3 चर्चा अपन करने। इसके एग्जाम्पल क्या-क्या हैं? क्या-क्या एग्जाम्पल नहीं है? बात करने वाले। मोनो डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड। और 3 नंबर पर अपन चर्चा करने वाले हैं बेटा, 3 नंबर पर अपचायक प्रकृति, अपचायक प्रकृति। अपचायक प्रकृति के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट है, कितने प्रकार का है? वो है भाई 2 प्रकार। कौन-कौन सा? पहला अपन देखेंगे इसमें एक्सर, दूसरा अपन बात करेंगे अन अपचायक। ये 3 प्रकार के वर्गीकरण। देखो दोबारा देखिए आप। अपन बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। सबसे पहले किसके आधार पर? फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। देखिए भाई, भौतिक गुणों के आधार पर शर्करा कैसा हो सकता है? या तो वो शुगर टाइप का हो सकता है, या कैसा हो सकता है? नो। जी सर, है बिल्कुल। दूसरा देखिए, मोनोसेकेराइड इकाई इकाई के आधार पे कैसा हो सकता है? मोनोसेकेराइड या तो अकेली मोनोसेकेराइड हो, या कैसी हो? डाइसेकेराइड हो, या कैसी हो? ट्राइसेकेराइड हो। हाँ, यहाँ पे कभी-कभी ओलिगो भी आ जाता है, वहाँ पॉलीसेकेराइड आ जाता है, तो कोई बात, हम चर्चा कर लेंगे आगे। या फिर अपचायक प्रकृति के आधार पर, या तो वो उसका क्या हो जाए? ऑक्सीकरण हो जाए, या उसका ऑक्सीकरण नहीं हो, तब ये कैसा हो सकता है? जी।
तो सबसे पहले अपन चर्चा करने वाले हैं पहला वर्गीकरण। देखिए, भौतिक गुणों के आधार पर आप स्टार डाल के लिख लीजिए, ऑन द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। तब भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कोई बात नहीं, मैं लिख भौतिक गुणों के आधार, भौतिक गुणों के आधार पे सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे मेरे भाई? सबसे पहले अपन चर्चा शुगर की। बी में चर्चा करने वाले हैं किसकी? नॉन शुगर। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ये और इसी को ही अपन क्या कहते हैं? कोई अपन कहते हैं, देखिए, शुगर क्रिस्टलीय भी होता है और स्वाद में मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। जैसे चीनी, ग्लूकोज मीठे भी हैं, क्रिस्टल टाइप के भी हैं, जल में घुलनशील भी हैं और स्वाद में मीठे भी हैं। तीन बातें आपको इसके बारे में लिखनी। कौन कौन सी? पहली बात इसके बारे में, स्वाद में मीठे, स्वाद में कैसे होते हैं? जल में कैसे होते हैं जर्जी? जल में घुलनशील होते हैं। नंबर तीन अगर इसकी बात करें तो क्या जी? ये क्रिस्टलीय हो। तीन बातें हैं, स्वाद में मीठे, जल में घुलनशील और एग्जाम्पल बताओ सर जी आप इनका। तो बड़ा सीधा सीधी बात। एग्जाम्पल में हम बात करेंगे ग्लूकोज की, बात करेंगे फ्रक्टोज की, और अपन बात करने वाले हैं तीनों एग्जाम्पल आपको दिमाग में बैठा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। ग्लूकोज तो आप ग्लूकोन डी पीते हो, वही है। और इसी प्रकार ग्लूकोज जैसा है वैसा का वैसा केमिकल फॉर्मूला आपके फ्रक्टोज का। अपन मैं डिस्कशन करूंगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या वास्तव में डिफरेंस होता है। और एक होता है सुक्रोज। जैसे आपने घर में चीनी देखी होगी, मैं इसको चीनी लिख दूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ। चीनी, है ना? अब देख लो चीनी, ये हमारी बात बहुत अच्छे से दिमाग में गई। अगले देखते हैं, अगला कौन सा है? शर्करा। ये लो, है शर्करा। है शर्करा के बारे में खास बात क्या? पहली, एक्रिस्टलीय होते हैं, नहीं होते? क्रिस्टल में एक एक्रिस्टल में एक फर्क होता है, का आकार एकदम बराबर होता है। वो एक सॉलिड अवस्था का चैप्टर है, उसमें अपन कभी चर्चा करेंगे अगर लगा तो। दूसरे, स्वाद में कम मीठे, मीठे नहीं होते। नहीं होते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, जल में कम घुलनशील, जल में कम घुल। तीन बातें आपको दिमाग में बैठा, दोबारा सुनो, आराम से सुनो। एक क्रिस्टलीय होते हैं और समझ में, स्वाद में कैसे नहीं होते, और जल में क्या होते हैं? कम गलनशील होते हैं, ये भी समझ में। पेपर में ये नहीं आएगा कि असरकरा किसे कहते हैं, पेपर में उसका उदाहरण आएंगे कि असरकरा और सरकरा के उदाहरण लिखिए। एग्जाम्पल बताओ सर जी आप। तो ये लो एग्जाम्पल, यहाँ रखते हैं आप, सुनो कौन कौन से हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा स्टार्च, तब आटा घर में, है ना? तो बताओ वो एक्स्ट्रा है, मिठा भी नहीं है और जल में घुलनशील।
एक आपको सेलुलोज़ याद रखना पड़ेगा। सेल्युलोज़, बड़ा ईज़ी शब्द लिखा है मैंने सेलु लकड़ी जो होती है ना, घास-फूस, सेलुलोज़ होता है और एक आपको याद रखना पड़ेगा भाई ग्लाइकोजन। क्या याद रखना पड़ेगा? ग्लाइकोजन। क्या याद रखना पड़ेगा? ग्लाइकोजन। 3 शब्द लिखे। चलो मैं दोबारा लिखता हूँ। सबसे पहले स्टार्च, दूसरा सेलुलोज़, तीसरा ग्लाइकोजन। इनके बारे में थोड़ी-सी चर्चा कर लेता हूँ, मैं आपको फिर बताता हूँ क्या है ये। स्टार्च, जिसे मैं स्टार्च बोल रहा हूँ, वो है आप जो आटा खाते हो वो। मुझे बताओ क्या वो मीठा होता है? सर मीठा नहीं होता। कम मीठा होता है। क्या वो जल में घुलनशील होता है? सर कम घुलनशील होता है। जी, ये बात भी सही। और क्रिस्टल मतलब उसका साइज़ बराबर नहीं होता। ये बात भी। सेलुलोज़ लकड़ी, इतनी प्रकार की लकड़ी हैं, जितने प्रकार के फाइबर हैं, धरती पे सबसे बड़े अगर कोई कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका यहाँ पे बैठा। और ग्लाइकोजन क्या है? इसकी 1 मिनट बाद में करनी। आपको मैं एक नोट करके एक बात लिखवा देता हूँ। ये नोट वाले बिंदु आ गए भाई। पादपों के शरीर में जो भोजन है वो किसके रूप में रखना? स्टार्च के रूप में। प्लांट के ऊपर जो फल व फूल लगते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है। जैसे गेहूँ का पौधा है और गेहूँ के पौधे के ऊपर जो गेहूँ की बाड़ी लगती है ना, गेहूँ का प्लांट हो गया पूरा का पूरा और गेहूँ की पौधे के ऊपर जो बाड़ी लगती है उसमें क्या होता है? गेहूँ। गेहूँ के अंदर क्या होता है? स्टार्च। तो ये प्लांट है गेहूँ और उसके अंदर कौन सेव है? स्टार्च। स्टोरेज को बोलते हैं रहित। तो ये बात अपने दिमाग। दूसरा एक और मैं बता, कौन सा सर? मानव के शरीर में फूड जो है, ये पादपों के शरीर बॉडी में ये स्टार्च जो है ये क्या है भाई? प्रश्न है ना कि पादपों के शरीर के रूप में सेव रहता है। पादपों की बॉडी के अंदर जो है भोजन वो स्टार्च के रूप में सेव रहता है। सुनो, मानव की बॉडी में फूड मतलब भोजन, फूड, ग्लाइकोजन, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। कई बार पेपर में आ गए। तब आप क्या करना चाह रहे हो? मतलब ग्लाइकोजन जो है वो मानव की बॉडी के रूप में किसके रूप में सेव रहता है? भोजन के रूप में सेव। कैसे? जैसे शरीर में एक्सेस अमाउंट ऑफ किस ग्लूकोज की हो जाए, तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो शरीर में दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए अग्नाशय ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन इस ग्लूकोज के ऊपर जाता है और इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन, समझ में आया? और जब जरूरत पड़ेगी वापस इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें सेव है मन बॉडी में। मन बॉडी में इसके फॉर्म में, फूड की फॉर्म। आ गया समझ में सर? की, लेकिन फूड की फॉर्म में ग्लूकोज जरूर क्रिस्टलीय है, लेकिन ये कैसा है? अक्रिस्टल। दिमाग में बैठा। तीसरा एक और लिखना, मैं क्या भूल गया बताना ही यही है। ये रहा आपका सेलुलोज, प्रकृति की सबसे बड़ी कार्बोहाइड्रेट है। नेचर की बड़ी कार्बोहाइड्रेट।
आप कुछ भी लिख दो इसमें। पौधों का जो आउटर बॉडी है, लकड़ी है, आप लिख सकते फाइबर, रेशम, लकड़ी साथियों, क्या मैंने ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अंत में एक बात लिखी, आज अपने ये जो चैप्टर्स ऑर्गेनिक, क्या ये आपको समझ आया? अगर आया हो तो कमेंट में यस लिख देना, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत बढ़िया तरीके से अगर आप इसमें कोई सुझाव देना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो कि स्पीड ज़्यादा रखनी है, आप मुझे के बारे में भी बता सकते, ताकि मैं इस चीज़ को और भी अपग्रेड कर पाऊँ और बहुत ही आपको अच्छे से समझा पाऊँ। के साथ सभी विद्यार्थियों से मैं विदा लेता हूँ। रात्रि, गुड नाइट, टेक